कॉपी, कॉपी कह दिया। लेकिन अगर उसी को मैंने बोला कि कॉपी, कॉपी, तो जब कॉपी बोला तो हमने ओ को खींचा, थोड़ा सा खींचने का मतलब उसके समयांतराल को बढ़ाया। तो जैसे ही हमने समयांतराल को बढ़ाया तो समयांतराल बढ़ने से मात्रा काल बढ़ गया और मात्रा काल बढ़ने से दो मात्रा के बजाय त्रिमात्रिक हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रताप सिंह, हिंदी का अध्यापक, एक बार फिर से आप लोगों के साथ एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और वो नया चैप्टर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो उस महत्वपूर्ण प्रकरणों को समझने के लिए आप जुड़े रहिए और लगातार अपना स्नेह बना रखिए, वीडियो को देखते रहिए, आपको भी अच्छा लगेगा, दूसरे को भी भेजिए, उसका भी भला होगा और आप सबका हमारे साथ ये जुड़ाव एक कड़ी के रूप में चलता रहेगा और हम लोग नित्य नए नए टॉपिकों को सीखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए, टॉपिक है वर्णमाला। तो दोस्तों आपने जब भी पढ़ा होगा तो वर्णमाला से बेहतरीन क्वेश्चन मिलते हैं। तो आज हमारा प्रयास रहेगा कि उन बेहतरीन प्रश्नों को आप तक एक ऐसे माध्यम से पहुंचाएं जैसे कि आप उनको कभी भूल ना पाओ। तो प्रयास करते हैं कि उस ना भूलने वाली प्रक्रिया को कैसे समझेंगे। ठीक है, तो अगर टॉपिक बड़ा हो रहा है तो हम लोग इसको पार्ट वाइज डिवाइड कर लेंगे कि जो भी एक पार्ट या दो पार्ट, तीन पार्ट जितने भी बन जाएंगे, तो उससे आप लगातार पार्ट टू पार्ट जुड़िए और उससे अपनी जो भाषाई प्रारंभ को जानिए। ठीक, तो चलिए, प्रकरण है हमारा आज का वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। तो दोस्तों वर्णमाला, पहला प्रश्न मिलता है सीधे सीधे कि वर्णमाला किसे कहते हैं, या नीचे दिए गए विकल्पों में वर्णमाला के लिए बेहतर विकल्प कौन सा है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं तो नीचे दिया रहता है ऑप्शन में, सीधे आप उत्तर छांटिएगा कि वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ये सिंगल परिभाषा हो गई आपकी कि वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। तो चलिए आगे चलते हैं भाई कि वर्णमाला में आखिर पढ़ना क्या क्या है। तो यह आप एक बात ऐड कर सकते हो कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? दूसरा प्रश्न। तो आपका उत्तर हो जाएगा 52। क्या हो जाएगा? 52, 52। याद रखिएगा। फिर आते हैं कि वर्णमाला का विभाजन, कि भाई इसको कैसे अध्ययन की दृष्टि से आप ऐसे कह लो कि अध्ययन की दृष्टि से इसे 3 भागों में बांटा गया है। अध्ययन की दृष्टि से इसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन से भाग हैं वो? तो दोस्तों इसको हम लोग बांट देते हैं 3 भागों में। पहला भाग इसका कहलाता है स्वर, दूसरा भाग कहलाता है अयोगवाह और तीसरा भाग कहलाता है व्यंजन। ये वर्णमाला का बेसिक कॉन्सेप्ट है। प्रारंभ ऐसा ही होता है तो इसको नए तरीके से अध्ययन करने का मतलब नहीं है। शुरुआत जैसे है प्रश्नों के साथ हुई है और हम लोग स्टेप वाइज एक एक करके प्रश्न को कवर करेंगे। ठीक है, कि भाई स्वर क्या है। पहली बात आती है कि स्वर में बांट दिया गया, स्वर क्या है। तो आप कहते हो कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो स्वर कहलाते हैं। दूसरी बात आती है और कोई परिभाषा, तो जी आप एक परिभाषा और ऐड कर दो कि अबाध रूप से बोले जाने वाले वर्ण, अबाध रूप से बोले जाने वाले वर्ण, ये भी क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। या आप एक बात और ऐड कर सकते हो कि जिन्हें उच्चारित करने में
माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जिन्हें उच्चारित करने में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं स्वर। ठीक है, तो ये देखो तीन परिभाषा हमने आपको दे दी और आपकी जिम्मेदारी तीनों परिभाषाओं पर चर्चा करें और तीनों परिभाषाओं को बेहतर समझें। परिभाषा एक भी यदि गड़बड़ाई तो आप समझ जाइएगा कि फिर आप उत्तर नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो यही परिभाषा है और यही इनके मूल अवधारणा है। अब बात आती है कि भाई स्वरों से क्वेश्चन बनते कैसे हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन बनता है कि बताओ कि मुख्य स्वर कितने हैं, या मुख्य रूप से स्वर। तो आपका उत्तर होता है 11। कितने होते हैं? 11। और एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि स्वरों के प्रकार बताओ। स्वरों के प्रकार, तो आपने कई बार पढ़ा होगा किताबों में कि स्वरों को 3 प्रकार में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, या स्वर 3 तरह से होते हैं। ठीक, पहला स्वर आ गया भाई, 3 प्रकार हो गए। अब 3 प्रकारों को हम लोग बांट लेते हैं। पहला आया ऋष्य स्वर, दूसरा आया संधि स्वर, तीसरा आया प्लुत स्वर। ऋष्य स्वर, संधि स्वर और प्लुत स्वर। तो दोस्तों इसे ऋष्य का एक दूसरा नाम भी है जो मात्रा के आधार पर इसको बांटता है, उसको कहते हैं एक मात्रिक। इसी संधि को मात्रा के आधार पर बांटा गया तो द्विमात्रिक हो जाता है, और प्लुत को मात्रा के आधार पर बांटा गया तो इसी को बोल देते हैं हम लोग त्रिमात्रिक। क्या बोल देते हैं? त्रिमात्रिक। हो गया। तो ये 3 प्रकार से बन गए स्वर। ठीक, 3 प्रकार से स्वर हो गए, मात्रा के आधार पे और उनकी व्यक्तिगत नामों के आधार पे। ऋष्य स्वर एक मात्रिक, इसके अंतर्गत कौन आता है? तो आप परिभाषिक तरीके से कह सकते हो कि वह स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा के बराबर समय लगता है क्या कहलाते हैं? ऋष्य स्वर कहलाते हैं। वह स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा के बराबर समय लगता है ऋष्य स्वर कहलाते हैं। कौन आता है? तो भाई आता है इसमें आ, ई, उ और री, ये 4 स्वर आते हैं, इन्हीं को एक मात्रिक कहा गया है। अ, ई, उ और री। ठीक, याद रखिएगा। और दूसरी बात इन्हीं में आप ऐड कर लो, इन्हीं को बोलते हैं मूल स्वर। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मूल स्वर। ठीक, तो इनको बोलते हैं मूल स्वर। संधि स्वर है द्विमात्रिक, तो बेटा इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है और बहुत बेहतरीन तरीके से बांटा है, कामता प्रसाद गुरु ने इसको बांटा है। एक दीर्घ स्वर होता है और दूसरा संयुक्त स्वर होता है। ठीक, एक होता है दीर्घ स्वर और दूसरा होता है संयुक्त स्वर। तो दीर्घ स्वर क्या है? तो बेटा छोटा आ के साथ जब छोटा आ का मेल होता है तो वो बड़ा आ की रचना करता है, ये दीर्घ हो गया। छोटी ई के साथ जब छोटी ई का मेल होता है तो वो बड़ी ई की रचना करती है, और जब छोटा ऊ के साथ छोटा ऊ मिलता है तो वो बड़ा ऊ की रचना करता है। इन्हीं को बोला गया क्या? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वरों की संख्या मात्र 3 होती है तब तक जब तक कि दीर्घ के लिए कोई वैकल्पिक बात ना रखी जाए। ध्यान रखिएगा कि दीर्घ की संख्या तो भैया 3 होती है, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ। लेकिन कभी कभी आप कहते हो फर्जी हम तो पुराने समय से पढ़ते हैं कि दीर्घ में बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ सब आ जाता है, तो कैसे? तो बेटा इसी चीज को समझने की आवश्यकता है कि जो संधि स्वर है, संधि के रूल से, संधि के नियम से स्वरों का विभाजन तो होता है। उस विभाजन में दीर्घ की अवधारणा अलग है और संयुक्त की अवधारणा अलग है। तो जब संयुक्त की बात करोगे तो संयुक्त की अलग बात हो जाएगी। आ और ई मिलके ए बना देता है और आ और ऊ मिलके ओ बना देता है। ठीक, आ और ऊ मिलके ओ बना देता है, और जब आ के साथ ए मिलता है तो बन जाता है ऐ, और जब आ के साथ ओ मिलता है तो बन जाता है औ। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारे संयुक्त स्वर। एक और नई चीज में जोड़ दी जाए कि बेटा जो ये ए और ओ दिख रहा है इसका मूल नाम है गुण संज्ञक वर्ण। क्या नाम है?
और जो अय और औ दिख रहा है इसको बोलते हैं वृद्धि संज्ञक वर्ण। क्या बोलेंगे? वृद्धि संज्ञक। तो बेटा एक चीज क्लियर हो गई कि तुम्हारे ए ओ और ऐ ओ ये गुण संज्ञक और वृद्धि संज्ञक हो गए। अब देखो संधि स्वर में बांटना क्यों जरूरी था। आप इस पूरे बंटवारे से 3 संधियां पढ़ लिए जो स्वरों के प्रकार में आती हैं। अब आपको ये तो पता ही है कि भाई स्वरों के प्रकार कितने हैं? 3। स्वर के कितने प्रकार हैं? 3 है। कौन कौन से? ह्रस्व है, संधि है, प्लुत है। अब स्वर के 3 प्रकारों में 3 प्रकार में आपने पूरे पूरे स्वर पढ़े और वो स्वर कैसे हैं? जो संधि के माध्यम से बनते हैं। ठीक, तो जो संधि के माध्यम से बनने वाले, दीर्घ हो गया, संयुक्त आ गया। अब दीर्घ और संयुक्त हो गया संधि के माध्यम से। अब अगर हम लोग इसमें गणना कर लें इसकी कि भाई प्रकार स्वर कितने हो गए, तो देखो 4 ह्रस्व के या एक मात्रिक के, 4 के बाद 3 दीर्घ के साथ, 4 संयुक्त के साथ 4 11। अब अगर आप बात करते हो कि प्लुत क्या है सर जी, तो प्लुत की बात बता दो। तो बेटा प्लुत का प्रयोग आप कह सकते हो किसमें होता है? संस्कृत भाषा में होता है। किसमें होता है? संस्कृत भाषा में होता है। संस्कृत भाषा में होता है। संस्कृत भाषा में होता है। भाषा में इसका प्रयोग होता है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में होता है। अब तो हिंदी में क्या इसका प्रयोग नहीं है? है बेटा। कभी कभी आपको हिंदी में तुम्हें कुछ शब्द मिल जाएंगे। पहली बात तो इस चिन्ह को याद रखो, इस चिन्ह का नाम है अवग्रह। क्या नाम है? अवग्रह। ये जहां लगा मिल जाए समझ जाना यही प्लुत है। ठीक, अब एक शब्द आता है कोपी। ये देखो ऐसे लिखा मिलेगा तुम्हें। तो कोपी का मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो अ लगा हुआ है ये त्रिमात्रिक स्वर है। और त्रिमात्रिक स्वर की सबसे मूल अवधारणा याद रखिएगा कि जब आप किसी स्वर में को उच्चारित करने में उसके समयांतराल को बढ़ा देते हैं। समयांतराल को मतलब सामान्य तौर पर हमने कहा कि कोपी, कोपी कह दिया, लेकिन अगर उसी को मैंने बोला कि कोपी, कोपी, तो जब कोपी बोला तो हमने ओ को खींचा, थोड़ा सा खींचने का मतलब उसके समयांतराल को बढ़ाया। तो जैसे ही हमने समयांतराल को बढ़ाया तो समयांतराल बढ़ने से मात्रा काल बढ़ गया और मात्रा काल बढ़ने से 2 मात्रा के बजाय त्रिमात्रिक हो गया। क्या हो गया? त्रिमात्रिक हो गया। तो किस में चला गया? 3 मात्रा में चला गया। इसी को त्रिमात्रिक बोलते हैं। हिंदी में इसका प्रयोग नहीं मिलता है तो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य परिचय है जितना मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो प्रकार तो 3, लेकिन जो 11 स्वर हैं मुख्य वो तुम्हारे ह्रस्व और संधि से ही पूर्ण हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब आप एक स्क्रीनशॉट मार लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग फिर से इसके जो आगे की कुछ भूमिकाएं हैं स्वरों की वो मैं आपको बता दूं। ठीक, तो ले लो आप स्क्रीनशॉट शीघ्रता से। चलिए, तो ये स्वर की कहानी हमें पता चल गई। अब हम देखेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान। क्या देखेंगे? स्वरों का उच्चारण स्थान। देखो दोस्तों, आपके पास विशिष्ट तरीके हैं, आप अलग अलग तरीके से स्वरों के उच्चारण स्थान याद करके बैठे होंगे। भाई जिसका जो भी एग्जाम है टेट और सुपर टेट वालों के लिए तो संस्कृत की एक भाषा है, तो संस्कृत भाषा से भी इसको बहुत साधारण तरीके से याद कर सकते हैं हम लोग सूत्र के अनुसार कि अकु विसर्जनीया नाम कंठा, लृतु लशा नाम दंता और इचुयशा नाम तालु। तो ऐसे विशिष्ट तरीके हैं तुम्हारे पास जिससे आप इसको याद कर सकते हो। लेकिन हिंदी के अगर आप तरीके की बात करें, हिंदी मतलब लेखपाल, वीडियो कांस्टेबल, एसआई और अदर एग्जाम जो सीसैट तक आप पढ़ते हो, उसके लिए अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक सहज भाषा में बताऊंगा कि भाई स्वरों के उच्चारण स्थान याद करने का बड़ा बेसिक तरीका कि हमने ये पता है कि हम ऐसे ही पढ़ते हैं वर्णमाला, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ऐ ओ और औ। देखो ये तो वो हो गए जो हमें याद है। हम लोग एक वर्ण मिस करते हैं जिसका नाम है री, तो री को हम लोग रख लेते हैं नीचे। किस कहाँ रखते हैं? नीचे। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ऐ ओ और री, री को हम लोगों ने रख लिया नीचे। ठीक, अब देखो इस इंडेक्स को मेंटेन कैसे करेंगे कि भाई छोटा बड़ा के लिए हमने याद रखा कंठ के, छोटी बड़ी के लिए याद रखा टी तालु, छोटा ऊ बड़ा ऊ के लिए याद रखा ओ ओष्ठ। ठीक, ए ऐ के लिए हमको पता है कि ए है, ए की रचना ए बनने के लिए क्या होता है?
तो देखो याद होगा दोस्तों, आ और ई मिलके क्या बनता है, ए बनता है कि नहीं बनता है। तो मित्र आ का उच्चारण स्थान ऊपर आप पता चल गया के, ई का टी, तो ए का क्या हुआ, के टी हो गया। ओ की अगर बात कर लें, ओ का क्या है, के, ओ, आप ओ वाले में ही आप निकाल सकते हो कैसे, कि भाई ओ बनता है आ और ऊ के मिलने से, आ और ऊ मिलके ओ बनाता है। आ का के हो गया, ऊ का ओ हो गया, तो के ओ हो गया। री एकमात्र तुम्हें याद करना है एम, इसको याद कर लो, हो गया। तो ये तुम्हारी अवधारणा हो गई, के टी ओ, के टी के ओ और एम। तीन याद रखो, के टी ओ, फिर के को टी से मिला दो, के को ओ से मिला दो। या दूसरी बात ये याद रखो कि आप संधि स्वर में पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के, आप पढ़ के आए हो कि अ ई बराबर ए, आ कंठ से, ई तालु से, तो ए कंठ तालु से, आ कंठ से, ऊ ओष्ठ से, तो ओ कंठ ओष्ठ से। क्लियर बात। तो हो गया तुम्हारे पास दो ऑप्शन। चलिए मारो स्क्रीनशॉट फटाफट, या नोट कर लो कहीं, या हम आगे लिख रहे हैं बगल में आप देखिएगा। ठीक, तो देखो भाई ये बात हो गई एक। इसके बाद स्वरों के उच्चारण स्थान की कहानी खत्म। अब एक इसी में आता है कि ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर। तो मित्रों आपको पता है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर दो तरह से होते हैं। पहला वृत्तमुखी और दूसरा अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी का मतलब जिनके उच्चारण में मुख गोल हो जाए, मुख गोल हो जाए वो वृत्तमुखी होते हैं, और गोल ना हो वह अवृत्तमुखी होते हैं। कैसे होते हैं, अवृत्तमुखी होते हैं। हो गई बात। बड़ी बात यह है कि कौन से स्वर आते हैं इनके उसमें। तो दोस्तों बड़ा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जिसके भी उच्चारण में ओ है वही वृत्तमुखी है। तो किसके किसके आया, तो आपको पता है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये चार तुम्हें याद रहेंगे, उम्मीद करते हैं याद रहेंगे। बाकी छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए, आए, री। ठीक, ये तुम्हारे क्या हो गए, ये सब अवृत्तमुखी हो गए। क्लियर बात है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, या हम नीचे से लिख देते हैं, कोई बात नहीं, इसको बना रहने दो। अब देखो ये तो हो गई। उसके बाद आता मुख भाग खुलने के आधार पर स्वर, मुख खुलने के आधार पर स्वर। कौन कौन आता है, दो आते हैं। पहला विवृत, दूसरा अर्धविवृत। विवृत किसे कहते हैं, विवृत का मतलब होता है जिनके उच्चारण में मुख खुल जाता है, उन्हें विवृत कहते हैं। कौन है जिनके उच्चारण में खुलता है, तो एकमात्र हिंदी का स्वर बड़ा, जिसके उच्चारण में मुंह पूरा खुल जाता है। याद रखिएगा, मुख खुलने के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। पहला विवृत, तो देखो मुंह खुलने के आधार पे हम लोगों ने कहा कि विवृत हो गया, दूसरा हो गया अर्धविवृत। तो विवृत में आया बड़ा, अर्धविवृत में क्या है, देखो बड़ा बोलने में अगर पूरा खुल रहा है तो छोटा बोलने में आधा खुलेगा। ठीक, एक तरीके से अगर याद करो तो याद करना सहज हो जाता है कि भाई दोनों वृद्धि संज्ञक वर्ण अर्धविवृत होते हैं। कौन है वृद्धि संज्ञक, तो आपको पहले से पता है, आय है और औ है। और एक बात और याद रखिए, एक नया आगत स्वर जो है ये भी अर्धविवृत अवस्था में स्वीकार किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया खुलने के आधार पे। दूसरा आ जाता है भाई बंद होने के आधार पे, मुख बंद होने के आधार पे। तो बंद होने के आधार पे भी दो प्रकार होता है, एक होता है संवृत
और एक होता है अर्धसमृत। ठीक, समृत का मतलब वे वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं जिसके उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है। लगभग बंद मतलब बंद लगेगा और स्वर उच्चारित किए जा सकते हैं। कौन है? तो याद करो बच्चा, कैसे याद करोगे? तो याद करोगे आप, छोटी बड़ी और छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये इसके स्वर हैं। इसको याद कैसे करोगे? बड़ी बात ये है। तो याद आप करोगे ई स्त्रीलिंग शब्द है, वर्ण है, और ऊ पुल्लिंग वर्ण है। ठीक, तो ये स्त्रीलिंग वर्ण हो गए और ये हो गए पुल्लिंग वर्ण। जब बात करोगे अर्ध समृद्ध की, तो बेटा ये इधर आप पढ़ोगे आके 11 का ही विभाजन था पूरा। बड़ा इसके पास चला गया 3, इसके पास 4, 4 इसके पास 8। ठीक, 4 4 8 हो गए तुम्हारे। अब बचे कितने? री इसमें गिरा नहीं जाता, तो बचे कौन? तो बचे तुम्हारे मात्र 2, वो है ए और ओ। क्या है? ए और ओ। इन्हीं को आप गुण संज्ञक भी कहते हो। क्या कहते हो? गुण संज्ञक। ठीक, तो ये तुम्हारे हो गए स्वरों के प्रकार। एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लो और ये आप जैसे भी नोट कर रहे हो तो नोट कर लो। एक मात्र चीज बची, जीवा के आधार पे स्वर। तो यह मैं उधर किनारे लिख सकता हूं, जीवा के आधार पे स्वर। यहां आप देख लो। ठीक, ये तीसरे पार्ट में आ जाएंगे। जीवा के आधार पर स्वर। ठीक, तो जीवा के आधार पे आप स्वरों की बात करोगे तो दो, इसको कैसे बांटते हैं, इसको जीभ बना के देखते हैं। देखो मान लिया ये सामान्य जीभ होती है, ये अग्रभाग, ये मध्य भाग और ये हो गया पश्च भाग। ठीक, आप लिख सकते हो ये पश्च भाग। तो यहां से निकलेंगे स्वर पश्च स्वर, यहां से निकलेंगे मध्य स्वर और यहां से निकलेंगे अग्र स्वर। ठीक, तो ये स्वरों का 3 प्रकार से विभाजन हो गया। पहला ये 3 भागों में बढ़ गया, अग्र, मध्य और पश्च। तो बहुत सहज है, याद अगर करना चाहो आप, छोटी जो भी पतले दुबले स्वर हैं वो आप यहां उठा के रख दो। छोटी बड़ी ए और ए अग्र स्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर में मात्र एक आएगा, छोटा, शेष सारे तुम्हारे बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, और ये आगत वाला भी यहीं आ जाएगा और री भी तुम यहां रख सकते हो। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारे जीवा के आधार पे स्वरों का विभाजन। जीभ के यदि 3 पार्ट कर दो तो 3 पार्ट में आगे आने वाले भाग को अग्र, बीच वाले को मध्य और पीछे आने वाले को पश्च कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा जीवा के आधार पे स्वर का विभाजन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार आप रिपीट मार लोगे। उष्ठाकृति के आधार पे वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और ओ। अवृत्तमुखी में शेष सारे, छोटा, बड़ा, ई, बड़ी, ए, री। फिर आया मुख खुलने के आधार पे विवृत और अर्धविवृत। विवृत में आया बड़ा, अर्धविवृत में आया अ, ए, ओ और अ, ओ। उसके बाद मुख बंद होने के आधार पे 2 भागों में विभाजन, एक समृत, दूसरा अर्धसमृत। समृत में स्त्रीलिंग स्वर, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। पुल्लिंग स्वर 2 हो गए, दोनों के पैर हो गए 4। अर्धसमृत में आओ, मात्र 2 स्वरों को याद रखो, इन्हीं को गुण संज्ञक कहते हैं, ए और ओ। जीवा के आधार पे 3 विभाजन मैंने बता दिया, अग्र, मध्य और पश्च। याद रखना, क्वेश्चन इससे बनता है, बहुत गजब बनता है। तो पहले पार्ट में हम लोग इसको कर लिए कंप्लीट। मिलते हैं दूसरे पार्ट में स्वर के आगे की बात लेके। अभी तक के लिए नमस्कार।